हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और जो मैंने साइंस एक्शन प्लान दिया था उसके रिगार्डिंग हमने जो पहला सब्जेक्ट कवर करना शुरू किया है वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स का हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। आज फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, वर्क, एनर्जी, पावर, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जिसने भी अभी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से जाके अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आप अवेल कर सकते हैं। जो भी बच्चे स्टेट PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऐप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पे जाके और जो भी एंटी सारथी के जितनी भी वीडियोस हो रही हैं उनकी जो PDF है वो सारी भी हमारी O2IS अकेडमी की ऐप पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैं अभी साइंस का लेक्चर ले रही हूँ उसकी PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी। ओके, तो देखते हैं कि न्यूटन का जो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन है, उसने 3 लॉज दिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 लॉज दिए। उनका जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, उसकी कोई मूवमेंट हुई है, उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो अपनी इसी स्टेट में तब तक रहेंगे, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा ये, और ये स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स को अप्लाई नहीं करते। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट या फिर एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स कैसी होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, कैसी फोर्स होनी चाहिए, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, इस तरफ से भी 5 न्यूटन, इस तरफ से भी 5 न्यूटन, तो इसकी कोई मोशन नहीं होगी। ये मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। मतलब जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो चाहते नहीं है कि हमारे अंदर चेंज आए। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ये चाहता नहीं है कि मेरे अंदर कोई चेंज आए, तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया मैंने आपको बताया क्या होता है। इनर्शिया होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे है और वो चेंज को लाना नहीं चाह रहा, मतलब रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है वो, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, मतलब वो चाहता नहीं है कि मैं रेस्ट पे आऊं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाह रहा है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाह रहा है। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर मैं इनर्शिया को मेजर करना चाहूं तो इनर्शिया की यूनिट्स हम मास लेते हैं। तो मास की क्या यूनिट होती है, केजी, तो इसीलिए इनर्शिया की भी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट किलोग्राम होती है। ओके, आपको क्वेश्चन आएंगे कैसे अब, इसके बेस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पे या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया के बेस पे आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिलिस्ट है, मान लो एक पर्सन साइकिल चला रहा है, वो काफी तेज उसने साइकिल चलाई और उसके बाद उसने अपनी साइकिल की जो पेडलिंग है वो बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो साइकिल की पेडल्स हैं वो नहीं रुकते। क्यों, क्योंकि वो मोशन में था। ठीक है, और उसकी जो साइकिल है या फिर उसकी जिस मोशन में वो है वो नहीं चाहता कि मैं रेस्ट पे आऊं। ठीक है, तो मतलब उसकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट कर रही है चेंज, या फिर जो पेडल्स हैं वो चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर तक वो जो पेडल्स हैं ऐसे ही चलते रहेंगे वो। ठीक है, थोड़ी देर तक वो जो पेडल्स हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम, ये लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है यहाँ पे, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एक ग्लास है, आपने यहाँ पे एक कार्ड रखा और उसके ऊपर रख दिया एक कॉइन, ठीक है, और आपने इस कार्ड को एकदम ऐसे यहाँ से खींच लिया, तो वो जो कॉइन है, ये कॉइन था रेस्ट पे, ठीक है, तो ये कॉइन इस कार्ड के साथ नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इस कॉइन की प्रॉपर्टी है कि मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूं, इसीलिए जैसे ही हम कार्ड को मोशन में लेके आए तो ये जो कॉइन है एकदम नीचे क्या हो जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स उस कॉइन की प्रॉपर्टी थी कि मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं, एकदम जब हम कार्ड से मोशन लेके आए तो ये कॉइन मोशन में नहीं आया, इसीलिए इसने इस चेंज को रेजिस्ट किया। तो यहां पे भी कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम एक स्टैंडिंग बस में हैं, ठीक है, और बस एकदम चलना शुरू कर देती है, एकदम बस क्या करती है, चलना शुरू कर देती है। तो जब चलना शुरू कर देती है, मान लो आप इस सीट पे बैठे हो, ठीक है, इस सीट पे बैठे हो आप, तो क्या होएगा, जैसे ही बस चलने लगेगी तो एकदम से आप पीछे की तरफ मूव करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी थी रेस्ट पे और आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, रेस्ट पे ही रहना चाह रहे थे, मोशन में नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही आगे बस चली तो आपकी बॉडी मोशन में आएगी, ठीक है, लेकिन उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए वो एकदम पहले पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पे भी कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो अगर हमारी बॉडी, जैसे मैंने अभी बस का एग्जांपल दिया, सडनली उसने मूव किया तो हमारी बॉडी बैकवर्ड्स मूव करी, लेकिन एक बस अगर पहले ही चल रही है, पहले ही वो क्या है, मोशन में है, और एकदम से उसने सडन ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी है वो होती है मोशन में, क्योंकि बस चल रही है, मोशन में है। तो एकदम से जब बस ने ब्रेक्स अप्लाई किए तो हमारी बॉडी आगे को ऐसे झुकती है। वो क्यों झुकती है? क्योंकि वो मोशन में थी और एकदम जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो बस आई रेस्ट पे, और उस रेस्ट को रेजिस्ट करने के लिए ये बॉडी मोशन में ही थी, तो इसने अपने आप को आगे को ऐसे झुकाया ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम सेफ्टी बेल्ट्स क्यों डालते हैं, या फिर अगर हम सेफ्टी बेल्ट्स डालते हैं तो इसके पीछे कौन सा न्यूटन का लॉ लगता है, तो इसके पीछे भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है। क्यों? क्योंकि हम कार में जा रहे हैं, कार मोशन में है, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई होंगी तो एकदम हमारी बॉडी को आगे को झटका लगेगा, उसकी वजह से हम सेफ्टी बेल्ट्स डालते हैं, ठीक है, जो कार की बेल्ट्स वगैरह वो डालते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, बस के एग्जाम्पल बता दिए हैं। ऐसे ही मान लो एक मोटर कार है जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, तो जैसे ही वो गाड़ी एक टर्न लेती है तो आपकी जो बॉडी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। कैसे? तो उस बॉडी की जो टेंडेंसी थी वो क्या थी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन जैसे ही कार ने टर्न लिया तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और इसकी बॉडी जो है वो चेंज इन डायरेक्शन को रेजिस्ट कर रही है। मतलब वो जाना इस डायरेक्शन में चाहती थी लेकिन एकदम इस डायरेक्शन में मोड़ लिया तो चेंज हुई डायरेक्शन। तो ये वाली जो बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है वो डायरेक्शन को रेजिस्ट करेगी, इसीलिए उसकी जो बॉडी है एकदम दूसरी तरफ, जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था उसी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये भी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आपने ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसके एप्लीकेशंस है ये अच्छे से करके जाने, क्योंकि इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, उसमें कौन सा लॉ लग रहा है। कमिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मान लो उसका कोई मास है m, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हो आप इसको। अगर एक मास है, उसका कोई मास m है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन a लग रही है, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगी वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर एक मास के ऊपर मैंने फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आपको आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हो। पहला मैंने ये बताया कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का वो ये कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है किसी मास के ऊपर उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एक मास के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसमें उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक और बात, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी कहता है कि रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब एक बॉडी का जो मोमेंटम है अगर वो चेंज हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। जो मोमेंट, पहले सेकंड लॉ देख लेते हैं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होएगा, ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम नाउ। जो मोमेंटम होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक बॉडी के ऊपर उसका कोई मास है और उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आई, तो उस बॉडी की वो जो मूव कर रही है, जो बॉडी मोशन में है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोमेंटम। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे ही रेट आया तो आपने अपॉन टाइम कर देना है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, इसको हम डिनोट करते हैं p इज इक्वल्स टू mv। ओके, तो जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। आप बोलोगे कि हम कैसे लर्न करें कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। देखो मैंने आपको वेलोसिटी का समझाया था, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। जो स्पीड है हम कहते हैं इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हम ये नहीं कहते 15 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी और ये जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो वो वेलोसिटी होती है। अब क्योंकि मोमेंटम के अंदर मास इनटू वेलोसिटी आ गया, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसका मतलब मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी, और जिसकी भी डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक आपकी जो वेलोसिटी है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक मैंने एक्सेलरेशन की बात करी थी, ठीक है। एक आपका आ जाता है ये मोमेंटम। यहां पे मैंने आपको डिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है। यहां पे एक मैंने स्पीड की बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा यहां पे। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है, ओके। और जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी कुछ मोशन में है, तो वो सेम डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। अगर आपको पूछा जाए मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, तो निकाल लेते हैं, P इज इक्वल्स टू mv होता है। तो m हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो आपकी जो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम है वो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो यहां से हमें साफ साफ पता चलता है कि फोर्स लगाने की वजह से उसका मोमेंटम में भी चेंज आएगा, ठीक है, ओके। अगर आपको पूछा जाए मोमेंटम की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्टली एप्लीकेशन पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेनिस की बॉल है और एक आपके पास क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। कौन सी बॉल ज्यादा भारी होती है, क्रिकेट की बॉल ज्यादा भारी होती है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ m1, इसको ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, तो मैं कह सकती हूँ m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब क्रिकेट की जो बॉल है उसका मास ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लो ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और ये वाली बॉल किसी वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो क्रिकेट की बॉल का जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसीलिए जब भी क्रिकेट की बॉल आपको हिट करती है तो ज्यादा हर्ट करती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मोमेंटम था एज कंपेयर टू टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल का मास हल्का होता है, इसीलिए वो जितनी मर्जी वेलोसिटी से आ रही हो आपको इतनी ज्यादा हर्ट नहीं करती है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम ट्रक का, एक ट्रक है वो रेस्ट पे है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट पे है। अगर वो रेस्ट पे, दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। मैं कह सकती हूँ कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, पर मास तो है ना इसका, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मास इनटू वेलोसिटी मतलब उसका जो मोमेंटम है वो जीरो है,
ठीक है। इसीलिए जो ट्रक रेस्ट पे होता है वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ट्रक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलने लग जाए, मतलब बहुत स्लोली अगर चलने लग जाए, तो दैट मीन्स इस ट्रक का कोई ना कोई मास है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई मोमेंटम है जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इतनी सी स्पीड पे चलने वाला ट्रक भी एक्सीडेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम है। मोमेंटम बेसिकली आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि कोई भी चीज, तो इसीलिए जो आपका मूविंग ट्रक है वो क्या कर सकता है, जो भी एक पर्सन खड़ा है उसको एक्सीडेंट कर सकता है उसके रास्ते में जो भी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है बुलेट। अब बुलेट की कोई ना कोई स्पीड है और उसका कोई ना कोई मास है। अब बुलेट का मास इतना नहीं होता, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो बुलेट है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ओके, ये भी इसका मोमेंटम हो गया। ओके, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें क्या सजेस्ट करती हैं कि जो मोमेंटम है वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे क्या क्या एग्जांपल है मोमेंटम के। मान लो इफ यू यूज द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक और अ कार, द कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन द ट्रक बिकॉज कार हैज लेस मास। मान लो आपने एक ट्रक और कार में से दोनों को पुश करा, दोनों को पुश करने की वजह से जो कार है उसका मास स्मॉल है एज कंपेयर टू ट्रक जिसका मास क्या है, ज्यादा है। तो इसको पुश करने की वजह से इसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो उतनी रहेगी, अगर मास इसका ज्यादा हो जाए तो उसमें एक्सेलरेशन कम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मास कम हो तो एक्सेलरेशन को ज्यादा होना पड़ेगा सेम फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कार को पुश करते हैं तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन कॉज होती है। ऐसे ही मान लो एक शॉपिंग करने गए आप, आपने शॉपिंग की वो जो ट्रॉली होती है उसके अंदर कुछ सामान रख दिया। खाली ट्रॉली को खींचना इजी होता है, क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऐसी ट्रॉली जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा ग्रोसरी वगैरह डाल ली है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके मोमेंटम के एग्जांपल्स हो गए। ऐसे ही अगर एक पर्सन ने बॉल किक करी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगी है। ठीक है, तो वो अगर उसने बहुत ज्यादा फोर्स से अप्लाई किया तो वो बहुत ज्यादा दूर जाएगी। ठीक है, तो वो क्या अटेन कर लेगी, उसका कोई ना कोई मास था और वेलोसिटी अटेन कर लेगी। दैट मींस उस फुटबॉल के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। तो आपने ऐसे एग्जांपल्स को रिकॉग्नाइज कर लेना है पेपर में। ठीक है, ओके। देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आपने एक बॉल थी और वो बॉल आपने दीवार पे बहुत जोर से मारी, तो दैट मीन आपने कोई ना कोई एक्शन किया। ठीक है, तो ये जो वॉल है इसका ऑपोजिट रिएक्शन देगी। क्या देगी? इस बॉल को बाउंस बैक कर देगी। ठीक है, इस बॉल को इसने क्या किया, बाउंस बैक कर दिया। दैट मीन्स आपका एक्शन था कि आपने बॉल को दीवार के ऊपर मारा और दीवार का क्या रिएक्शन था कि उसने बॉल को बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो भी उतनी ही फोर्स से आपके ऊपर इक्वल रिएक्शन करती है। अगर आप दीवार में बहुत जोर से हाथ भी मारोगे तो आपका जितनी फोर्स से आपने दीवार में हाथ मारा उतनी ही फोर्स से आपको ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा उस दीवार का, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा हर्ट होता है। ओके, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हम अगर एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल रिकॉइल ऑफ अ गन। मान लो एक गन है, उसमें से एक बुलेट इजेक्ट हुई। ठीक है, उसमें से क्या हुई, एक बुलेट इजेक्ट हुई। तो उस बुलेट का कुछ ना कुछ मास था और वो एक वेलोसिटी से इजेक्ट हुई गन से। तो जो इसका रिएक्शन था ये था एक्शन, ये था बुलेट का एक्शन। तो जिस एक्शन से ये मूव की तो उसने उतना ही रिएक्शन दिया जिसने भी बुलेट को फायर किया। ठीक है, तो इसी वजह से जो एकदम से ऐसे झटका नहीं लगता जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो एकदम से वो झटका इसीलिए लगता है क्योंकि वो जो बुलेट मूव करी है उसने इक्वल रिएक्शन दिया है। ओके, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन, जो आप उस पे जंप करते हो तो एक बार जंप किया तो उसने आपको रिएक्शन दिया, इसी की वजह से आप थोड़ा और ऊपर जाते हो। ठीक है, जैसे वॉकिंग हो गया, वॉकिंग में जब आप चलते हो तो जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो आपको आगे मूव करने का रिएक्शन देती है।
ठीक है। ऐसे मान लो एक शिप है, कोई उसमें जो चप्पू चलाते हैं तो उसको हम बैकवर्ड्स मूव करते हैं ताकि हम आगे जा सके। ठीक है, आगे जाना हमारा एक्शन हो गया, उसकी बैकवर्ड्स जाना आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हो और इन सबको आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर्क पे। अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाई और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है, मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है तो वो अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, दैट मीन्स हमने कोई ना कोई वर्क किया है। ठीक है, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो वर्क का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो ऐसे तो आप बोलोगे कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट जो भी डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, आपको इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी और उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो आपका जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बोलोगे कि हमने वर्क किया है, लेकिन वो जो वर्क है वो आपकी बॉडी ने किया है, लेकिन वो वर्क फिजिक्स की टर्म्स में काउंट नहीं होगा आपका। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होएगा? जब आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाली टूवर्ड्स हुई है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पॉजिटिव में करी डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया, अगर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव किया तो वो नेगेटिव वर्क डन हो गया। ऐसे ही अगर मैं वर्क की बात करूं कि मैंने एक जूल वर्क, जो जूल होता है वो वर्क की यूनिट होती है। ठीक है, मैंने एक जूल वर्क को डिफाइन अगर करना है तो मैं बोलूंगी अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से वो जो बॉडी है 1 मीटर मूव कर गई तो दैट वर्क इज नोन एज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी कि मैंने 1 जूल वर्क कर दिया है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। यहां से मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स को मैं न्यूटन में लेती हूँ और डिस्प्लेसमेंट को मैं मीटर में लेती हूँ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को मैं जूल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जब एक बॉडी एक के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगी है और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर हुई है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं और नेगेटिव वर्क के। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क मैंने आपको समझा दिया है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी तो नेगेटिव वर्क, अगर उसकी दूसरी डायरेक्शन में होगी तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। मतलब ये हम पे डिपेंड करता है हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को मैंने किक किया, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की और वो फुटबॉल यहां से थी पहले और उसकी डिस्प्लेसमेंट होके वो बी पोजीशन पे आ गई, तो दैट मीन्स मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया। तो मतलब जिसके भी ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, जैसे मूविंग अ चेयर, ठीक है, थ्रोइंग अ स्टोन, राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है, पेशेंट को मूव करना व्हील चेयर पे, स्ट्राइकिंग अ पेन ऑन अनदर पेन, तो इन सब चीजों में मैंने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की है और यहाँ पे हर एक बॉडी की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है नेगेटिव वर्क डन की एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मैंने फोर्स अप्लाई की लेकिन ऐसा कब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सीसॉ पे हो, ठीक है, यहाँ पे एक कोई पर्सन बैठा है पर्सन 1 और यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है पर्सन 2। ठीक है, अगर ये नीचे की टूवर्ड्स फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो 2 पर्सन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो इस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बॉडी ने
कुछ थ्रो किया, मतलब जब हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हमने फोर्स अप्लाई की, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है वो तो नीचे की टुवर्ड्स लग रही है, ग्रेविटी उसकी एक तरह से फोर्स ही हो गई, नीचे की टुवर्ड्स लग रही है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई है, तो ये भी नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जब आप आगे मूव करते हो, मान लो जब आप आगे मूव करते हो तो आगे आपको मूव कौन करवा रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तभी आप आगे मूव कर पा रहे हो। ठीक है, सी सॉ का मैंने एग्जांपल दे दिया है। ऐसे ही अगर एक लिक्विड है, मान लो एक कोई लिक्विड है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब उसका कितनी थिकनेस है, कोई चीज अगर ज्यादा गाढ़ी होएगी तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो इस लिक्विड को इस डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रही, दैट मीन्स ये इसको इस डायरेक्शन में मतलब रेजिस्ट कर रही है, तो इस टाइम पे भी जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक पुली का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने जो वेल में से पानी निकालते हैं, ठीक है, जो वेल में से पानी निकालते हैं, तो यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो नीचे की टुवर्ड्स, लेकिन आपकी जो बकेट है वो ऊपर की टुवर्ड्स मूव कर रही है, फोर्स नीचे है और आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो इस टाइम पे भी मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, बात करते हैं एनर्जी की। देखो, जो वर्क होता है ना और जो एनर्जी होती है, इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेगी। ठीक है, सेम यूनिट्स रहेगी, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला भी सेम है, यूनिट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि एक बॉडी की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उसको हम कहते हैं, अगर हमने उसको मेजर किया तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी एनर्जी है। मतलब मैंने काम करना है, लेकिन क्या इस बॉडी के अंदर कैपेसिटी है काम करने की? तो दैट मीन्स इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर एनर्जी है। यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि जूल ही होगी, और 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी अगर आपके पास है, इसका मतलब आप 1 जूल काम कर सकते हो, दैट मीन्स आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हो और उस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं लार्जर यूनिट देखूं तो वही मैंने 1 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 किलो जूल में कितने जूल्स होते हैं? 1000 जूल्स होते हैं। तो ये आपने ये चीजें याद रखनी है। ओके, अगर मैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, काइनेटिक एनर्जी भी हम डिस्कस करेंगे। अदर टाइप ऑफ एनर्जी क्या होगी? जैसे हीट एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई, लाइट एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। मान लो आपने किसी बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क किया, आपने क्या किया? 1 जूल वर्क किया उसके ऊपर, और उसकी बॉडी मोशन में आ जाए, उसकी बॉडी क्या हो? मोशन में आ जाए, तो दैट मीन्स इस बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, अगर उसका कोई ना कोई मास है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगी है, तो मैं उस टाइम कहूंगी कि ये बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ना कुछ है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हाफ mv² लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है। आपको इसकी डेरिवेशन वगैरह तो आएगी नहीं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है में, तो बस आपने ये याद रखना है कि उसकी कुछ ना कुछ मास होगा और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल को थ्रो किया, तो उस बॉल का कोई ना कोई मास है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स इस बॉल ने काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, मतलब उसकी ना कोई वेलोसिटी है, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर द वेलोसिटी। उसके ऊपर जो वर्क किया गया है ताकि वो वेलोसिटी अटेन कर ले, इसी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। कोई भी चीज जो मोशन में होगी तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी मूव करता है तो उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मिल्स की कोई ना कोई स्पीड होती है, एक कार मूव कर रही है, गन से बुलेट फायर हो रही है, एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोलर कोस्टर राइड्स, ये सारी क्या है? इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ओके, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मान लो एक बॉडी है। अच्छा, आपने वो बचपन में देखा होगा, वो जो कार होती है हमारे पास, उसके अंदर जो चाबी लगी होती है, हम उसको घुमाते हैं ना, उसको ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, तो इसका मतलब हम उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
एकदम जैसे ही हम उस कार को रिलीज करते हैं तो एकदम वो जो कार है वो मूव करने लग जाती है। दैट मीन्स वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कहते हैं कि इज पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जिस पोजीशन पे वो है उसकी वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी। अगर इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं आई, अगर इसने कोई मोशन अटेन नहीं करी, लेकिन हमने इसके ऊपर काम किया, वर्क किया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। तो इन इजी टर्म्स यू कैन से, अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर काम किया लेकिन उसने वेलोसिटी अटेन नहीं की, ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने तो काम किया, मेरी एनर्जी भी थी काम करने की। ठीक है, तो दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में हो गया? पोजेस उसने किस फॉर्म में किया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, तो अब मैंने रबर बैंड अभी रिलीज नहीं किया, ठीक है, लेकिन रबर बैंड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि ये रबर बैंड अभी कोई मोशन नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने रबर बैंड को रिलीज किया, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको टॉय कार का एग्जांपल दिया, उसकी जो है आप चाबी घुमाते हो और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल है स्प्रिंग का। आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, एक स्प्रिंग को आपने क्या किया? स्ट्रेच किया। जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो स्प्रिंग एकदम से बाउंस करेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी उसकी शेप की वजह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को आपने ग्राउंड के अबव रेज किया। तो जब आपने किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव किया तो उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। मतलब कोई बॉडी अगर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करी है किसी हाइट पे तो उस बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मैंने बोला ना, हमने वर्क किया उस बॉडी को रेस करने के लिए। तो उस बॉडी को रेस करने के लिए जो हमने वर्क किया ताकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर जाए, तो उस टाइम पे उस बॉडी के अंदर क्या हुआ? उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो अगर आपने इसके एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना है पेपर में, तो ऐसी कोई भी बॉडी जो ग्रेविटी के किसी हाइट पे पड़ी है, ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी किसी हाइट पे पड़ी है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एक वेट को मैंने रेस किया, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर गया। फॉर एग्जाम्पल डैम था, उस डैम के पीछे जो पानी है तो वो ग्राउंड लेवल से तो ऊपर ही है ना, तो दैट मीन्स उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि वो टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करे। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैंने एक कार को एक हिल टॉप पे पार्क कर दिया तो वो ग्राउंड से तो बहुत ऊपर है, तो दैट मीन्स उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एक जो योयो होता है, जैसे जो बच्चे खेलते हैं, उस योयो को जब मैं रिलीज करती हूँ तो किसी हाइट से रिलीज करती हूँ, दैट मीन्स उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वाटरफॉल में जो पानी ऊपर होता है, जब जैसे वाटरफॉल होती है तो जो ऊपर वाला पानी होता है उसके अंदर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी हाइट के ऊपर है। ठीक है, ओके। जैसे एक टेबल पे बुक पड़ी है, वो भी किसी हाइट पे है ग्राउंड से, तो उसके अंदर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे एक राइपन्ड फ्रूट है, वो पेड़ पे है तो वो भी ग्राउंड से अबव है, तो जब वो नीचे गिरेगा दैट मीन्स उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जिसकी वजह से वो नीचे आया। ओके, तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमने देख ली। एनर्जी हमने ये देखा था कि जो वर्क डन है उसकी सेम एसआई यूनिट, सब कुछ सेम होगा, लेकिन एक टेंडेंसी होती है वर्क करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। ओके, अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि ना मैं एनर्जी को कभी क्रिएट कर सकता हूं और ना मैं एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। ठीक है, मतलब एनर्जी ऑलरेडी इस यूनिवर्स में ऑलरेडी है, बस मैं उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो जब आप गैस स्टोव ऑन करते हो तो वो वाली एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक बॉल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो एक बॉल है, आपने ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंका। ठीक है, नीचे फेंका तो अभी बॉल ऊपर थी तो दैट मीन्स किसी हाइट पे थी, इसका मतलब इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर हम बोल देते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये किसी हाइट पे है। ओके, तो जब ये बॉल नीचे आई तो इसकी हाइट कम हो रही है धीरे धीरे, दैट मीन्स इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन जैसे ही ये बॉल ग्राउंड को टच करती है तो क्या ये यहीं पे स्टेबल हो जाती है, यहाँ पे रेस्ट तो नहीं करने लग जाती। जब ये बॉल ऊपर से नीचे आती है तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन में, नॉट यू कैन नॉट सी यूनिफॉर्म, बट एक मोशन में मूव करने लग जाती है। ठीक है, एक मोशन में ऐसे आगे को मूव करने लग जाती है। दैट मीन्स जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राउंड पे आके जीरो हुई, उसी टाइम पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था, एक बॉडी जब किसी मोशन में है, उसने कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन कर ली है, तो उस टाइम पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी को अटेन कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक बॉल को थ्रो किया जाए तो कौन से लेवल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी, तो इस पॉइंट पे जब वो ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच करने वाली है उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर धीरे धीरे जब ये आगे मूव करता है तो उसकी वजह से इसकी ये जो बॉल रुकती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, क्योंकि ग्राउंड से इसको फ्रिक्शन मिलती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे यही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बात करते हैं हम पावर की। देखो, वर्क आपको पता चल गया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क मतलब कोई काम करना, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना और वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो। अगर मैं बोलूं कि मैंने वो वर्क कितने टाइम में किया, तो इसको मैं बोलती हूं कि मेरी क्या पावर है। दैट मीन्स मैं वर्क को कितनी स्पीड से कर रही हूं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर को का क्या फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट्स देखूं तो वर्क मुझे पता है कि मैं जूल्स में लेती हूं। ठीक है, वर्क को मैं जूल में लेती हूं और टाइम को मैं सेकंड में लेती हूं, तो वर्क की जो यूनिट हो जाएगी वो जूल पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, जूल पर सेकंड ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, जूल आपको पता ही है, जूल था वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स है आपकी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है आपका मीटर। तो जूल को आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप न्यूटन को भी पूरा लिख सकते हो, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको न्यूटन को मैं लिख सकती हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो आप ऐसे कोई भी यूनिट को डिराइव कर सकते हो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पता है। अच्छा, तो जो पावर है, ये जो जूल पर सेकंड है, इसको मैं 1 वॉट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं न्यूटन लिख सकती थी, ऐसे ही जूल पर सेकंड को मैं 1 वॉट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 वॉट की क्या डेफिनेशन होएगी, अगर आपने 1 जूल वर्क किया 1 सेकंड में, तो उसको मैं बोलूंगी कि आपकी पावर 1 वॉट है। ठीक है, तो इसको हम कई बार 1 वॉट में लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं किलो वॉट की बात करूं तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं।
ठीक है, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो अगर मैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करूं, जो हम घरों पे एनर्जी यूज करते हैं, तो वहां पे हम जो पावर है, जैसे पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो पावर को हम लेते हैं किलोवाट में, ठीक है, वर्क को हम लेते हैं जूल्स में, और टाइम को लेते हैं हम आर में। तो अगर मुझे 1 जूल निकालना हो यहां से, तो वो आ जाएगा किलोवाट इंटू आर, यही होएगा। तो किलोवाट को अगर मैं कन्वर्ट 1 जूल को कन्वर्ट करना चाहूं, तो किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं? 1000 वॉट्स, ठीक है। और 1 घंटे में 1000 वॉट्स, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जो 1 जूल है उसको मैं 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड भी लिख सकती हूं। तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं 1 जूल को इसके बराबर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन ने दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि जो फोर्स है, पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो एक ये ए पॉइंट पे कोई मास m का, कैपिटल M का एक पर्सन खड़ा है, और बी पॉइंट पे कोई स्मॉल m का पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि वही ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर इनका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, अगर ये दूर जाते जाएंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ओके। अगर मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो इनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज होती जाएगी, ओके। तो अगर मैं इनको दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूं तो जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आ जाएगी, यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट इंसर्ट किया वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जिन दोनों के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, स्मॉल जी से नहीं डिनोट करना आपने। स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। स्मॉल जी से नहीं डिनोट करते, ये कैपिटल जी आएगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल जी की एसआई यूनिट्स निकालूं तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। मैंने जी निकालना है तो इसको उधर जाना पड़ेगा, दैट मीन्स फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर, या यू कैन से डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल्स टू जी। फोर्स को मैं लेती हूँ न्यूटन में, डिस्टेंस को मैं लूंगी मीटर स्क्वायर, और मास को मैं लूंगी केजी, क्योंकि 2m है तो केजी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर -2, केजी -2, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये आपने जो वैल्यू है वो याद रखनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ओके। अब इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूं, या फिर अगर हम धरती पे रह रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उड़ तो नहीं रहे ना। दैट मीन्स इस अर्थ ने अपनी ग्रेविटी बनाई हुई है, जिसकी वजह से मैं एक जगह पे कांस्टेंट मैं चल सकती हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ रही हूँ, ठीक है। जो अर्थ है अपने सेंटर से अपनी ग्रेविटी बनाती है, जिसकी वजह से हम इस धरती पर रह रहे हैं। तो एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया कि फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ,
ठीक है। दूसरा है जो मून अर्थ के आसपास घूमता है। ऑफ कोर्स मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ये इसके आसपास इसलिए घूम रहा है क्योंकि अर्थ ने अपनी एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो टाइड्स आती हैं, ठीक है, वो भी इसी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है, ये आपकी है अर्थ, और ये है आपका मून। ठीक है, ये है आपका मून। ठीक है। तो इस टाइम पे सन की भी कोई ना कोई ग्रेविटी होगी और मून की भी कोई ना कोई ग्रेविटी होगी। अर्थ की तो ग्रेविटी है ही है। ठीक है। तो जब इसने अपने आप को बैलेंस करना है, जब ये रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, जो अपने आप को इसने जब बैलेंस करना है, तो यहाँ पे इसका जो पानी होता है तो उसमें टाइड्स आती हैं बैलेंस करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो टाइड्स आती हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आती हैं। ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है जिसका मास है m, और इसको मैंने किसी हाइट से ऊपर से नीचे गिराया। ठीक है। दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो मैं यहाँ पे जो ग्रेविटी a है इसको मैं ले सकती हूँ मास इनटू स्मॉल g, mg ले सकती हूँ मैं इसको। और दूसरी तरफ मुझे ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। मैं इसको ये ले सकती हूँ। ये दोनों फोर्स के फॉर्मूला हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों फोर्स के फॉर्मूला को इक्वेट करना है। तो मैं लिख सकती हूँ कि mg इंटू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, mg इज इक्वल्स टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी यहाँ पे है। ठीक है। एक बॉडी अर्थ में यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे इसका मास m होएगा। ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से भी इसका मास m है, तो मैं इस स्मॉल m को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे जो g है वो पता चल जाएगा। तो g आ जाएगा कैपिटल G, जो कि एक कांस्टेंट है। कैपिटल M फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ पे है तो अर्थ का मास आएगा, जो वो भी कांस्टेंट है, और अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका भी जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी थ्रू आउट यूनिवर्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल M की वैल्यू भी आप यहाँ से पुट कर सकते हो, जो मास ऑफ अर्थ है। ऐसे ही अर्थ के रेडियस को भी आप पुट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है। ओके। तो बात करते हैं अब फ्री फॉल की। देखो, फ्री फॉल का मतलब होता है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को किसी हाइट से ऊपर से नीचे फेंका, तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है, उसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ना एयर का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, ना उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि ये बॉडी अपने फ्री फॉल में है। ठीक है। ये सिर्फ नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लग रही है। अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एक मैंने पत्ते को और एक स्टोन को एक साथ ऊपर से नीचे फेंका, तो इसमें से सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा? अगर सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी हमेशा तब एक्ट करती है अकेले जब कोई चीज वैक्यूम में हो रही हो। ठीक है। जहां पे एयर ना हो। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीफ और स्टोन को मैंने सेम हाइट से नीचे फेंका, तो कौन सी चीज सबसे पहले नीचे आएगी? ठीक है। तो दोनों चीजें सेम टाइम पे ही नीचे आएंगी, सेम स्पीड से नीचे आएंगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर g जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लग रहा है, तो दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटी लगेगी, तो सेम टाइम पे ही वो नीचे आएंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो एयर रेजिस्टेंस काम कर रही है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस काम कर रही है, और ना ही यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है। ये चीज वैक्यूम में हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, एक भारी ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे फेंका, और उसके ऊपर ग्रेविटी भी काम कर रही है, एयर रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, और फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तो उस टाइम पे सबसे पहले नीचे कौन आएगा?
तो उस टाइम पे सबसे पहले नीचे वही आएगा जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टोन का मास ज्यादा है तो स्टोन क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस को चीरते हुए नीचे जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन एक पत्ता, उसका मास इतना ज्यादा नहीं है तो वो एयर रेजिस्टेंस को चीर नहीं सकता, तो इसलिए वो धीरे 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 नीचे आएगा, ठीक है। तो लीफ जो है वो बाद में पहुंच जाएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना, ये आपको पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ्री फॉल और फॉलिंग विद एयर रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो हर एक चीज सेम स्पीड से नीचे आएगी, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस से है तो जिसका मास ज्यादा है वो सबसे पहले नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि फॉल हो रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से और उसमें एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक पैराशूट का फॉल है तो उसको मैं फ्री फॉल नहीं कह सकती, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर भी तो होती है ना, एयर भी तो अपना रोल प्ले करेगी, एयर का भी रेजिस्टेंस होता है, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है, ठीक है। अगर टिश्यू पेपर और स्टील बॉटल को नीचे फेंकेंगे तो स्टील बॉटल का मास ज्यादा है तो वो नीचे सबसे पहले आएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हुए हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मास और वेट का डिफरेंस। तो मास क्या होता है, मास होता है एक, मान लो कोई बॉडी है उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ मास आ रहा है। तो मास होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। तो मास को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से, ठीक है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 50 kgs है तो दैट मीन्स ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी यूनिट है, तो दैट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और मास हर जगह सेम रहता है, अगर आप पोल्स पे जाओ तब भी आपका मास सेम रहेगा, अगर इक्वेटर पे हो तब भी आपका मास सेम रहेगा, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से उसका मास चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो कुछ ना कुछ होगा, पर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो अगर मैं वेट की बात करूं तो अर्थ हमें जिस फोर्स से खींच रही है अपने टुवर्ड्स, तो उसको मैं बोलती हूं कि वो वेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अर्थ 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है तो मेरा वेट क्या होगा, 50 न्यूटन, ठीक है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, अगर मैंने इसको मेजर करना हो तो अगर किसी भी बॉडी का मैंने वेट मेजर करना हो तो मैं उसको ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे लटका दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके नीचे की टूवर्ड्स क्या फोर्स लग रही है या फिर क्या वेट लग रहा है, ठीक है। तो वेट की हमेशा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और न्यूटन इसकी यूनिट है। और हमें पता है कि जो फोर्स है उसकी हम डायरेक्शन भी देखते हैं, तो क्योंकि फोर्स की हम डायरेक्शन भी देखते हैं तो वेट भी तो एक फोर्स ही है, तो इसीलिए जो वेट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज कर जाती है। मैंने बोला ना कि जहां पे अर्थ है, इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर पे उसकी ग्रेविटी कम होती है, ठीक है, लेकिन पोल्स पे उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो इसी तरह से आपका जो वेट है वो आपका जो वेट है वो इक्वेटर पे कम होगा एज कंपेयर टू पोल्स। और वेट की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, क्योंकि वेट हम किस में मेजर कर रहे हैं, फोर्स पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मास और वेट का डिफरेंस। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप पर जाके नायब तहसीलदार का जो सारथी सीरीज वाला कोर्स है वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो वहां पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगी। थैंक यू।